नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की आरोह जो हमारी बुक है उसमें चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ है एक, उसका सारांश सीखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? ये विष्णु खरे जी के द्वारा रचित है। समझ में आ गया बेटा? कौन सा चैप्टर सीखने वाले हैं? विष्णु खरे जी द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ठीक है बेटा, तो इस पाठ में चार्ली चैपलिन के विषय में बताया गया है। आपको मालूम होगा चार्ली चैपलिन एक हास्य कलाकार हैं जो मूक फिल्मों के माध्यम से लोगों पर अपना जादू छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे मुश्किल काम तो यही है कि वो बिना बोले अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित करते हैं। बोलती फिल्म से ज्यादा मेहनत का काम होता है मूक फिल्में बनाने का, वो भी अपने हाव भाव से, अपने इशारों से। ठीक है, लोगों को प्रभावित करना उससे भी बड़ा काम है। तो चार्ली को यह शिक्षा कहाँ से मिली? उनके जीवन के जो संघर्ष हैं और उन्होंने अपने ऊपर लोगों को हंसाया, क्योंकि कौन पसंद करता है कि उनके ऊपर कोई हंसे। लेकिन चैपलिन एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने खुद की एक्टिंग से लोगों को खुद के ऊपर हंसाकर लोगों का दिल जीता है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं यह सब इस पाठ में आपको बताई जाएंगी। ये जो चैप्टर है ये चार्ली चैपलिन के 100 वर्ष जन्म शताब्दी पूरे होने के समय का है। ऊपर से एक और घटना है इसमें कि उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे थे, तो उस समय का यह पाठ है। समझ में आ गया? दो चीजें हैं, एक तो चैपलिन की जन्म शताब्दी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, दूसरा मेकिंग अ लिविंग जो फिल्म है पहली उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में यह जो पाठ है, ये जो चर्चा की गई है ये है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं कि 5 पीढ़ियों को प्रभावित किया है चार्ली चैपलिन ने। क्या किया है? 5 पीढ़ियों को लगातार प्रभावित किया है। दूसरा, समय से, भूगोल से और संस्कृति से मानो खिलवाड़ करते हुए कौन सा काम किया है? लोगों को हंसाने का। समझ गए कि क्या काम करते हैं? लोगों को हंसाने का काम करते हैं। अब ये तो आपको मालूम ही है कि जहां हास्य होता है वहां व्यंग जरूर होता है, यानी किसी ना किसी पर व्यंग किया जाएगा तभी हास्य का पुट उसमें नजर आएगा। तो उन्होंने क्या किया है? समय, भूगोल और संस्कृति सबसे मानो खिलवाड़ करके लोगों को हंसाने का काम किया है। दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं कि उसे घड़ी सुधारता हुआ या फिर जो जूते होते हैं ना, जूते की मार पड़ती होती है उसके ऊपर, यानी जूते खाने की कोशिश मानो दर्शक उसमें देखना पसंद करते हैं। यानी घड़ी सुधारता हुआ अक्सर वो नजर आता है और जूते खाता हुआ, पिटता हुआ वो नजर आता है। तो इस तरह की जो फिल्में हैं वो चैपलिन की हैं। अब ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी नई रील मिल जाती है तो वह मानो अगले 50 वर्षों तक चैपलिन को जिंदा रखेगी, क्योंकि लोग उसे इतना पसंद करते हैं कि अगले 50 वर्षों तक वह रील चलती जाएगी। ठीक है, चाहे वो जब भी मिले, ये ऐसा कोई निश्चित नहीं है आज या कल, जब भी मिले तभी ही से अगले 50 वर्षों तक चैपलिन मानो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इनकी जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी हुई हैं। किसकी? चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं है। क्योंकि जब हम बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं तो उसमें हम कमियां खोजते हैं, लेकिन जो चैपलिन की फिल्में हैं वो भावनाओं पर हैं, क्योंकि हम उनसे भावनाओं से जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। जब दिल से जुड़ते हैं तो सारी चीजें हमें सही लगने लगती हैं। ठीक है बेटा जी, यहां तक समझ गए कि जो चैपलिन की फिल्में हैं वो बुद्धि पर नहीं है बल्कि भावनाओं पर टिकी हुई हैं। पागल खाने के जो मरीज हैं यानी जो पागल हैं उनको दिखाया जाता है, विकल मस्तिष्क वालों को दिखाया जाता है, यानी माइंड अपसेट हो जाता है जिनका, उन लोगों को भी इनकी फिल्में दिखाई जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि वो ठीक होने लग जाते हैं लोग। ठीक है, तो जो चार्ली है इसकी फिल्मों को कहाँ कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? देखो, पागल खाने में भी विकल मस्तिष्क वाले लोग भी, और जरूरी नहीं है सारे पागल ही इनको देखते हैं, बल्कि महान प्रतिभावान जो आइंस्टाइन है वह भी इनकी फिल्मों से प्रभावित हुए हैं, यानी बुद्धिमान लोग भी इनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो न सिर्फ फिल्म कला को इन्होंने लोकतांत्रिक बनाया, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि अपनी फिल्मों के माध्यम से
वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यानी लोगों में जो वर्ग की व्यवस्था बनी हुई थी, वर्ण की व्यवस्था बनी हुई थी कि इस जाति धर्म के लोग इधर नहीं देख सकते, या उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्गीय जो भी कैटेगरी वाइज बनाए रखते हैं तो ये नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को चैपलिन ने मानो अपनी फिल्म के माध्यम से खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है। और इशारों में वो ये बता देते हैं कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं, यानी चैपलिन। समझ में आ गई? तो कहने का अभिप्राय क्या है कि राजा में और आप में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कि राजा भी यहाँ ऐसे ही है जैसे हम हैं। ये बात समझ में आ गई आपको बेटा? ठीक है, तो ऐसा मानते क्या है, ये है भी सही बात कि अपने ऊपर कोई हंसना या हंसाना पसंद नहीं करता, कि अगर कोई किसी को देख के हंसने भी लग जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और बल्कि पूछेगा ऐसी मेरे में क्या कमी नजर आई है जो आप मेरे ऊपर हंस रहे हो। इन्होंने क्या किया है, चैपलिन ने क्या किया है, पूरी भीड़ को अपने ऊपर हंसाने का प्रयास किया है, यानी लोगों को अपनी कला के माध्यम से हास्य सिखाया है। खुद के ऊपर हंसाते हैं वो भीड़ को, जबकि दुनिया क्या करती है, अपने ऊपर हंसना या हंसाना किसी को पसंद नहीं करती। ठीक है, अब इनका जो पारिवारिक परिस्थिति है उसकी चर्चा की गई है। वो बताते हैं कि जो चैपलिन है उनकी माँ दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी, स्टेज अभिनेत्री, सेकंड दर्जा। फर्स्ट तो होता है जो मेन रोल में आती हैं नायिकाएं, ठीक है, लेकिन जो सेकंड यानी साथ में साइड रोल करने वाली जो होती हैं उनको सेकंड दर्जे की अभिनेत्री माना जाता है। तो इनकी माँ जो थी वो ऐसी थी, ठीक है। बाद में गरीबी आ गई क्योंकि काम नहीं मिला, तो फिर गरीबी भी इन्होंने झेली है, और माँ इनकी पागल हो गई थी जिसके पीछे इनको संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, माँ थोड़ा दिमाग से मतलब विकल हो गई थी, परेशान हो गई थी, तो इसीलिए इसको बेचारे को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और यहाँ तक कि जो अमीर लोग होते हैं, सामंतशाही वर्ग होता है, उन्होंने भी इसको ठुकरा दिया था, यानी इस बच्चे को किसी ने अपने साथ नहीं रखा। ये इनकी जीवन की घटनाएं हैं, अभी मैं आपको जो बता रही हूँ। ठीक है बेटा, कि माँ कैसी है, सेकंड दर्जे की अभिनेत्री रही है, गरीब थी, पागल हो गई थी, इसने संघर्ष किया, और यहाँ तक कि सामंतशाही जो वर्ग है उन्होंने इस बच्चे को ठुकरा दिया, किसी ने अपनाया नहीं। लेकिन चैपलिन ने परिस्थिति से हार नहीं मानी। ठीक है, वह हारा नहीं, बल्कि उस समय में, उस संघर्ष के समय में जो जीवन मूल्य उन्होंने सीखे, यानी क्या सीखा, जीवन मूल्य सीखे, और वो जीवन मूल्य उनके तब तक चलते रहे अंत तक, जब तक वो करोड़पति बने। समझ में आ गया आपको कि गरीबी के समय में उसने मतलब भटका नहीं, अपने आप को भटकने नहीं दिया, बल्कि अपने आप को स्थिर रखा, कुछ सीखने का प्रयास किया, अच्छे नैतिक और जीवन मूल्य सीखे, और वो जीवन मूल्य अंत तक उनके चलते रहे, यानी गरीब से लेकर करोड़पति बनने तक जीवन मूल्य उनके साथ रहे। मानो उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों पर ही जैसे काम किया। माँ कौन थी, खाना बदोश परिवार से थी, भारतीय महिला थी, यानी अच्छे परिवार से थी, भारतीय महिला थी। लेकिन पिता कौन है उनके, यदुवंशी रहे हैं। समझ में आ गया आपको, पिता यदुवंशी हैं। जटिल परिस्थितियों में उन्होंने मानो उनको क्या कर दिया, घुमंतु बना दिया। घुमंतु से मतलब है जो बाहर घूमते फिरते हैं, कि परिस्थितियां बेचारे की विषम हो गई थी, कठोर हो गई थी, जटिल हो गई थी, इसलिए वो घुमक्कड़ हो गए, यानी बाहर घूमने लगे, घुमंतु हो गए, बाहर रहने लगे। उच्च वर्ग और बुर्जुआ और मध्यम वर्ग के जो जीवन मूल्य होते हैं उनको उन्होंने कभी नहीं अपनाया। समझ में आ गई आपको, यानी इनके जीवन मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं अपनाया, अपने जीवन में कभी नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इस तरह के मूल्य वाले व्यक्ति दूसरों के दिल का दर्द नहीं समझते, यानी वो अपनी सामंतशाही में जीते हैं और सामने वाले पर अत्याचार करते हैं, जबकि इंसान का फर्ज है दूसरे को खुश रखने का। समझ में आ गई? तो इसीलिए इसने क्या किया, उच्च वर्ग जो बुर्जुआ मतलब क्या होती है, चोटी को कहते हैं, बुर्ज किसको बोलते हैं, चोटी को, यानी सबसे उच्च चोटी वाले इंसान हैं, या फिर उनसे और थोड़ा नीचे मध्यम वर्ग वाले, उनके जीवन मूल्यों को चार्ली ने कभी नहीं अपनाया। सिद्धांत, अब उनके आगे वो बताते हैं अपने उसमें कि सिद्धांत कला को नहीं जन्म देती, बल्कि जो कला है उससे सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गई आपको कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देता, बल्कि कला से सिद्धांत जन्मते हैं, सिद्धांत पैदा होते हैं। ठीक है, तो दर्शक भी क्या करते थे, इनको
दर्शक भी मानो इनको समीक्षकों से हटकर देखते थे। समीक्षक क्या होते हैं? जो फालतू की चर्चा करते हैं, किसी में कमियां निकालते हैं। लेकिन जो दर्शक चार्ली की फिल्में देखता है वह उनमें समीक्षा नहीं करता, कमियां नहीं निकालता, बल्कि उनसे अलग हटकर देखता है। क्यों? क्योंकि पहले आया है, भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं है, तो भावनाओं में बह जाते हैं और मनोरंजन करते हैं। ये समझ में आ गई बेटा जी आपको कि दर्शक क्या करते हैं? समीक्षक नहीं है, बल्कि उससे हटकर उनकी फिल्में देखते हैं। और वो करते क्या है? होशियार भी है थोड़ा, कि स्वयं को नहीं मानते बल्कि दूसरों को चार्ली समझते हैं। अभिप्राय कि उस जगह जब वो फिल्म चल रही होती है तो अपने आप को चार्ली नहीं मानेंगे, बल्कि अपना कोई परिचित चार्ली मानकर उस पर हंसेंगे। समझ में आ गई आपको? समीक्षा नहीं करते, लेकिन अपने आप को अलग रखते हैं और अपने किसी भी परिचित को चार्ली समझते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो कला में बेहतर क्या होता है? लेखक ऐसा कहते हैं कि कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या फिर भावना को उकसाने वाली बुद्धि। यानी बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना बेहतर होती है या फिर भावना को उकसाने वाली बुद्धि बेहतर होती है। तो चार्ली ने भावना को चुना। समझ में आ गया बेटा? यानी भावना बेहतर होती है, चार्ली के लिए भावना बेहतर है, इसीलिए चार्ली ने भावना का चुनाव किया। कारण उसके पीछे दो रहे हैं कि उसने भावना का चुनाव क्यों किया। क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने एक घटना हुई है ईसा मसीह की और दूसरी घटना है कसाई खाने की। तो ईसा मसीह की घटना क्या है कि जब वह बीमार था तो उसकी माँ ने अंधेरे कमरे में बैठकर ईसा मसीह के जन्म से लेकर सूली तक चढ़ा देने वाली घटनाओं को उसे सुनाया। एक के बाद एक घटना वो बताती चली गई और अंत होते होते दोनों माँ बेटे बहुत ज्यादा रोए। यानी उस घटना का, ईसा मसीह की जीवन कथा का चार्ली के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि ईसा मसीह की जीवन कथा से उनके अंदर एक ज्योति उजागर हुई। समझ में आ गया बेटा कि एक ज्योति उजागर हुई जिससे स्नेह, करुणा और मानवता तीनों को जन्म मिला। यानी उसके अंदर तीन चीजें उत्पन्न हुई। ये कहाँ लिखा है? उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किसने? चार्ली ने। कि ईसा मसीह की घटना से उनके अंदर सुन करके उनके अंदर एक ज्योति उजागर हुई जिससे उनके अंदर स्नेह, करुणा और मानवता उत्पन्न हुई। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। फिर दूसरी घटना है कसाई खाने की। ये भी बचपन की ही घटना है कि उन्हीं के पास में एक कसाई खाना था। जब वो बच्चा था वो बाहर निकला तो एक भेड़ वहां से छूटकर आगे दौड़ी जा रही है और लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं और हंस रहे हैं। मदद करके, लोगों की सहायता से उस भेड़ को पकड़ भी लेते हैं और वो वापस कसाई खाने में डाल भी दी जाती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है, कटाई की जाती है, क्या होता है वह भेड़ का दिल जानता है, भगवान जानता है। लेकिन लोग हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी उस पर क्या है? हास्य उत्पादन कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये कसाई खाने वाली घटना से भी मानो त्रासदी और हास्य उत्पादक तत्व उनके मन में उत्पन्न हुए। किसके मन में? चार्ली के मन में। अब बात आती है रसों की कि शास्त्रों में रसों का वर्णन किया गया है, लेकिन हर्ष और विषाद जो दोनों रस है, दोनों अलग अलग प्रयोग होते हैं। यानी कहीं पर भी खुशी के साथ दुख वाला भाव नहीं आता। समझ में आ गई आपको? यानी रसों का वर्णन तो है मगर हर्ष और विषाद दोनों का अलग अलग वर्णन किया गया है। यानी रामायण, महाभारत और संस्कृत नाटकों में भी विदूषक का प्रयोग किया जाता है हास्य के लिए। रामायण, महाभारत में भी रस देखे गए हैं, लेकिन वही वाली बात है, हर्ष और विषाद दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। संस्कृत नाटकों में विदूषक का प्रयोग किया जाता है जिसकी विशेषता है अच्छी चीजें ग्रहण कर लेना। अब विदूषक का प्रयोग किस लिए होता है? हास्य के लिए किया जाता है। अब हमारी जो संस्कृति है उसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि वह चीजों को अडॉप्ट कर लेती है, यानी दूसरों की जो चीजें हैं अच्छी उनको बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेती है। इसीलिए शायद हमारी संस्कृति ने क्या किया, जो चार्ली की विदेशी संस्कृति सिद्धांत है उनको अपना लिया। समझ में आ गया आपको? क्या किया? चार्ली के विदेशी सिद्धांतों को मानो अपना लिया। ठीक है। क्योंकि अब आप देखते होंगे अक्सर कि जो चीज अच्छी है, समझने योग्य, सीखने योग्य, हंसा रही है, आपका स्वास्थ्य वर्धन कर रही है, उसको अपना लेने में हर्ज क्या है। ठीक है। तो ऐसे ही चार्ली की विदेशी सिद्धांत को भी हमारे यहाँ वालों ने अपना लिया, यानी उसको अपने बच्चे की तरह ही मान लिया।
अब है क्या कि इस दुनिया में नायक कम होते हैं और विदूषक ज्यादा होते हैं, ऐसा लगता है। वो कब लगता है? क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने आप को, मतलब जो किसी को हम कह सकते हैं कि ये अमिताभ बच्चन है और ये राज कपूर है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन हर तीसरे व्यक्ति को हम जॉनी लीवर के नाम से बोल सकते हैं, यानी मजाकिया स्वभाव वाला। तो अभिप्राय क्या हुआ कि इस दुनिया में नायक कम हुए और विदूषक ज्यादा हो गए। समझ में आ गया बेटा यहां तक आपको? राज कपूर ने आवारा फिल्म के माध्यम से, आवारा फिल्म में राज कपूर नायक है, तो उसके माध्यम से मानो उन्होंने चार्ली का भारतीयकरण किया। चार्ली का भारतीयकरण, क्योंकि पहले फिल्मों में इस तरह का हास्य नहीं होता था, लेकिन चैपलिन के बाद राज कपूर ने फिर बाद में शुरुआत की है, और अब तो नायक को झाड़ू से पिटता हुआ भी कई बार दिखाया जाता है। ठीक है, यह सब क्या है? चार्ली का भारतीयकरण ही है। समझ में आ गया यहां तक आपको? बच्चों की भांति विदेशी नहीं लगते चार्ली। बच्चों की भांति से क्या मतलब है? जैसे बच्चे दूसरे के भी अपने लगते हैं, बच्चों में हमें भेदभाव नजर नहीं आता, वो हमें पराये नहीं लगते, ऐसे ही चैपलिन भी हमें विदेशी नहीं लगते। जनमानस से उनकी हाव भाव बड़े मिलते हैं, यानी उनके हाव भाव कैसे हैं? वो सबसे मेल खाते हैं, किसी से अलग नहीं है, कोई उनके बारे में अलग सोच नहीं रखता। और प्रेमचंद की भांति मानो वह संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने संस्कृति से जुड़कर ही की हैं। तो प्रेमचंद का उदाहरण क्यों दिया यहाँ पर? क्योंकि प्रेमचंद ने भी संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाकर ही अपना लेखन कार्य किया है। उन्हीं की बात ही चार्ली भी संस्कृति से जुड़े हैं। अक्सर हम देखते हैं कि गांव में और नगर में होली का त्योहार खेला जाता है, लेकिन होली के त्योहार में आप देखोगे थोड़ा हास्य वाला है, एक दूसरे के मुंह पर रंग लगाकर एक दूसरे को विकृत करके लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन यह चीजें आपको सिर्फ गांव में मिलेंगी देखने को, नगर में वो नहीं मिलती। ठीक है, कि अगर हमने किसी को किसी पर हंसते देखा है या अपने पर हंसते देखा है, वो सिर्फ होली के त्योहार में। लेकिन जो चैपलिन है वह जब अपने ऊपर हंसाते हैं लोगों को, तो वह अपने आप को बड़ा गर्वोन्मत्त मानते हैं, गर्वशाली मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। यानी जब दुनिया उनके ऊपर हंसती है तो वह गर्वीले हो जाते हैं, गर्वोन्मत्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को, सबसे हटकर मानते हैं। इसीलिए हम सब क्या हैं? चार्ली हैं, सुपरमैन नहीं है। लेखक ऐसा अंत में कहते हैं कि हम सब सुपरमैन नहीं है, बल्कि हम सब भी चार्ली हैं। तो बेटा जी ये चैप्टर में था सारांश। ये समझ में आ गया आपको कि समय का है और इसमें क्या बताया गया है। ठीक है बेटा जी, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो अक्सर बोर्ड में आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।